life processes, all those processes which are required, which are needed by our body to perform in order to maintain our life, or our body perform to maintain our life or to sustain our life, known as life process। क्या क्या रॉ मटेरियल्स आपके प्रोसेस में चाहिए होते हैं? तो सबसे पहली चीज, आपका जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है जो वो एयर से लेते हैं आपकी, ठीक है। पानी की जरूरत होती है H2O, जो आपके रूट्स जो होते हैं प्लांट में वो एब्जॉर्ब करते हैं आपका पानी, ठीक है। कहां से? हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मैम लेकर के आई हैं एक प्यारा सा आगाज अपने बायो के फर्स्ट चैप्टर का, वो भी वन शॉट। तो भाई आज हम करने वाले हैं आगाज अपना वन शॉट का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं बस एक गो में, एक बार में ही हम छक्का मार के इस पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपका एंड ऑफ द सेशन तक इतना इजीली ये चैप्टर क्लियर हो जाए ना कि भाई आगे जा करके आपको इस एक पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम तो भाई नहीं आने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस वन शॉट को आप लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देख रहे हो, ताकि ये चैप्टर जो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बोर्ड्स के, वो आपसे पूरा अच्छी तरीके से आप पढ़ लो और क्लियर अप कर लो। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलो तो भाई लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि मैम हम ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस का पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना पड़ता है हमें? तो सबसे पहली चीज तो हमें यही बतानी पड़ती है कि हम जिंदा हैं कि नहीं जिंदा हैं। हाँ, क्यों जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं, किन चीजों की वजह से जिंदा हैं, और उन्हीं चीजों की वजह से हमें लिविंग क्यों माना जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक बात बताओ, आप ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग हो कि नहीं हो? तो ब्रीदिंग करोगे? हाँ करोगे, करोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रिमोट को बोल दूं, अगर मैं इस रिमोट को बोल दूं तो कि तुम मुझे सांस लेकर के दिखाओ, प्राणायाम करके दिखाओ, करके दिखाओ, कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी नॉर्मल ह्यूमन कपल्स को देखूंगी तो उनका अपना बेबी होगा, क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया होगा, है ना, रिप्रोडक्शन किया होगा। अगर मैं इस रिमोट से कहूं तुम रिप्रोड्यूस करके अपना जैसा एक क्लोन बना दो, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, है ना। अब मैं बोलूं, देखो मेरा एग्जाम्पल मत कंसिडर करना, क्योंकि मैम का कॉम्प्लान एक्सपायरी हो चुका था, हॉर्लिक्स पीना मैम भूल गई, बॉर्नविटा उस टाइम पे मिल नहीं रहा था शायद, है ना, ऑल टोटल मिला करके। तो तुम किस एज में हो? एक ग्रोइंग एज में हो, तुम्हारी हाइट धीरे 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 करके क्या हो रही है? लंबी हो रही है, बढ़ रही है ना, क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर मैं इस पेन को या फिर इस रिमोट को बोल दूंगी कि तुम लंबे होकर के दिखाओ, तुम अभी 3 फुट के हो तो तुम 4 फुट के होकर दिखाओ, हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है? वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अंदर देखने के लिए मिलती है, वो आपको नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं दिखेगी। जैसे कि वो चाहे आप ग्रोथ बोल दो, चाहे किसी तरीके का मूवमेंट बोल दो, जैसे हम चल फिर रहे होते हैं, हमारे प्लांट्स डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करते हैं, नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन हम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेंसिटिविटी है कि तुम्हें अगर कोई टपली मारने आता है या कोई तुम्हें ऐसे मार के चला जाता है तो तुम्हें फील होता है कि किसी ने तुम्हें मारा है ना। ये चीज अगर मैं रिमोट को ऐसे मार दूं, उसको पता चलेगा किसने किसी ने इसको मारा है? नहीं ना। हमारे अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस भी होता है, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें ताकत चाहिए होती है, हम एक्सक्रीशन भी करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सब चीजें क्या एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहीं से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हमें लिविंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीजें नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, वो चाहे रिप्रोडक्शन हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा हो, न्यूट्रिशन हो रहा हो, डाइजेशन हो रहा हो, इनमें से अगर हम कोई भी प्रोसेस आपका नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो क्या हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। तो बस लाइफ प्रोसेस इज ऑल अबाउट दिस थिंग ओनली। ऐसे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं
जो हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है, हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उन्हें हम कहते हैं क्या? लाइफ प्रोसेसेस। ऑल दोज प्रोसेसेस which are required, which are needed by our body to perform in order to maintain our life, or our body perform to maintain our life or to sustain our life, known as life processes। जैसे कि खाना खाने का प्रोसेस, यही न्यूट्रिशन जो होता है, जो आप खाना खाते हो, ये आपकी हाइट बढ़ाता है, आपको एनर्जी देता है, आपको काम करने की क्षमता देता है, मैम के सेशन को अटेंड करने की सद्बुद्धि देता है ना। उसके बाद डाइजेशन करवाते हो, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जो आप खाना खाते हो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हमारी बॉडी ऐसे ही यूज नहीं कर सकती है, उसको पहले वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है और फिर उन छोटे पार्टिकल से क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है, मतलब एनर्जी जनरेट करती है। उसी एनर्जी को फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद अब भाई ये सारी प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो कुछ वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। तो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लुक आउट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो कि क्या मैम रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस है? तो नहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला फर्स्ट लाइन में, ऑल दोज प्रोसेसेस विच आर necessary to maintain our life, to sustain our life, known as life processes। रिप्रोडक्शन अगर आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आप मर नहीं जाओगे। बस ये आपकी कंटिन्यूटी को, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चा, तुम खुद बच्चे हो वैसे तो अभी, लेकिन फिर भी आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को पैदा करने के लिए, आपकी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए, आपके ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की पूरी जनता को कंटिन्यू रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। लेकिन ये आपकी लाइफ को, आपको जिंदा रखने के लिए जरूरी नहीं होता है। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला प्रोसेस आपको एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए मिलेगा न्यूट्रिशन, है ना, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि हम खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किचन में जाकर के खाना बना रहे हैं। ऑब्टेन का मतलब होता है कि हम किधर से, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स को खा करके न्यूट्रिशन लेते हैं, एनिमल्स को खा करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो दैट प्रोसेस थ्रू विच वी ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि मम्मी किचन में जाकर के खाना बना रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपने न्यूट्रिशन तो ले लिया, अब आपको मैंने बताया था कि हमारी बॉडी भाई इतने कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट नहीं, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को यूज नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी इसी कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करती है? डाइजेस्ट करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, और उन्हीं छोटे टुकड़ों को फिर हमारी बॉडी क्या करती है? यूज करती है। किस प्रोसेस के थ्रू? रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जहां पे हमारी बॉडी क्या बनाती है? एनर्जी की फॉर्मेशन करती है। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट भाई, एनर्जी जनरेट हो गई, इस एनर्जी को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं फिर से, अभी मैंने आप लोगों को ये जितनी भी डेफिनेशन बताई, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी? थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी। तो इसी से ही आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये सारे लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। न्यूट्रिशन लोगे तभी तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा तभी ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तभी तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन कर पाएगी, रेस्पिरेशन करेगी तभी तो उस न्यूट्रिएंट्स को, उस रेस्पिरेशन वाली एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वरना किसे ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी बॉडी? और ट्रांसपोर्ट होगा, चीजें हमारी बॉडी में होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो उनसे वेस्ट भी जनरेट होता है। तो जिसको हमारी बॉडी में एक्सक्रीट करना, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल माना जाता है, ठीक है। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूट्रिशन के साथ। तो न्यूट्रिशन एक सिंपल सा डेफिनेशन बता देती हूँ, एक ऐसा प्रोसेस होता है थ्रू विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में? हम मतलब हम लोगों को चाहिए होते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, जिसको शॉर्ट में कार्ब्स लिख रही हूँ।
फैट्स की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, प्रोटीन की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, विटामिन की जरूरत होती है और मिनरल्स की जरूरत होती है हमारी पूरी बॉडी को। तो ये हो जाता है आपका पूरा न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपको एनर्जी गिविंग फूड होता है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट जो होता है आपको वो भी एनर्जी देता है, लेकिन सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। प्रोटीन, जो आपके बॉडी बिल्डर्स नहीं होते वो प्रोटीन का सप्लीमेंट ज्यादा लेते हैं। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ये मतलब आपके खाने के डाइजेशन में या बाकी सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको मदद करते हैं, ठीक है। तो ये होती है न्यूट्रिशन की कॉमन सी डेफिनेशन। अब देखो आपके ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पढ़ने क्यों पड़ते हैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि भाई देखो हमारी धरती पे, पृथ्वी पे इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, सबका न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग होता है। तो स्पेसिफिकली इसीलिए ये न्यूट्रिशन को दो अलग अलग भागों में, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट आता है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे प्लांट्स जो है ना हमारे लिए जादू की तरह काम करते हैं। प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। हम ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से हमारे प्लांट्स एक प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये कौन करते हैं? हमारे प्लांट्स करते हैं, कुछ बहुत ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं। ये सब क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। अब भाई आपको एक बात बता दूं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा पूछा जाता है। फोटोसिंथेसिस के जो स्टेप्स है कि किन किन स्टेप्स का यूज करके फोटोसिंथेसिस होती है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको नॉर्मली डिफाइन कर देती हूँ कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स आपके प्रोसेस में चाहिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है जो वो एयर से लेते हैं आपकी, ठीक है। पानी की जरूरत होती है H2O, जो आपके रूट्स जो होते हैं प्लांट में वो एब्जॉर्ब करते हैं आपका पानी, ठीक है। कहां से? सॉइल से। कहां से? सॉइल से। उसके बाद थर्ड, ये इनके पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, ठीक है। और चौथा क्या रिक्वायर होता है? आपका रॉ मटेरियल सिर्फ यहां तक होते हैं। ये आपके रॉ मटेरियल्स हुए, पानी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये रॉ मटेरियल्स में आता है। और क्या चीजें जरूरत होती है वो लिख रही हूँ। सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो रॉ मटेरियल्स क्या हो गए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। प्रोडक्ट क्या निकलता है? शुगर बनती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? मतलब जो यूज नहीं होता, आपके प्लांट्स हवा में ट्रांसफर कर देते हैं, वो होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। वो होता है क्या? आपका ऑक्सीजन। तो देखो ध्यान से सुनना कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। ये दो रिएक्शंस में होता है, ठीक है। दो रिएक्शंस में होता है। पहला रिएक्शन होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ठीक है। पहली रिएक्शन क्या होती है? आपकी लाइट रिएक्शन। दूसरी कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। आप खुद दिमाग लगाओ, लाइट लिखा है मतलब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी? यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस होगी ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे डार्क लिखा है मतलब डार्क लाइट की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, नहीं भी होगी तब भी हो जाएगा ये रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, फोटोसिंथेसिस के ये जो जितने भी स्टेप्स हैं ये एक के बाद नहीं होते हैं। यही रीजन है आपके डेजर्ट प्लांट्स जो हैं रात में क्या करते हैं? रेस्पायर करते हैं या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें जो रिएक्शंस हैं ये एक के बाद एक नहीं होती हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या होता है कि आपका प्लांट क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है वो लाइट एनर्जी की बाय विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। फिर यही क्लोरोफिल क्या करता है? आपकी इसी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब यही केमिकल एनर्जी फिर यूज होती है क्या करने के लिए? वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए, हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं?
फोटोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस बोलते हैं, जिसमें इसी केमिकल एनर्जी का यूज करके आपके प्लांट्स पानी को तोड़ते हैं आपके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, और उसके बाद अब आपने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, यही हाइड्रोजन फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसी हाइड्रोजन का फिर आपके प्लांट्स यूज करते हैं रिडक्शन करने के लिए, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज आपका। ठीक है, क्या होता है आपका? ग्लूकोज। तो क्या रिएक्शन हो गई? 6CO2 प्लस 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives glucose plus oxygen, C6H12O6 plus 6O2। ठीक है, ये आपकी हो गई रिएक्शन जो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है। अब यही ग्लूकोज जो होता है आपके प्लांट्स अपने पास संभाल करके भी रख लेते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई ज्यादा सामान होता है तो आप उसको स्टोर करके रख लेते हो। सिमिलरली प्लांट्स अगर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बना लेते हैं तो वो इसी ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज आपस में मिल करके स्टार्च बना देते हैं। ठीक है, और इसी स्टार्च के फॉर्मेट में आपके प्लांट्स क्या करते हैं? अपने खाने को स्टोर करते हैं, फिर जब उन्होंने इस खाने की जरूरत पड़ती है वो इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम आपके स्टोमेटा के ऊपर। अभी आपको बोला मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है प्लांट्स को और बाय प्रोडक्ट में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है? ये गैसेस का एक्सचेंज होता है आपके स्टोमेटा के थ्रू, जिसको क्या बोलते हैं? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं ये स्टोमेटा। तो कैसे होते हैं? देखो, होता क्या है कि जब भी अब इसी प्रोसेस मतलब यही स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इसी स्टोमेटा के थ्रू वो आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी करते हैं। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस पता है ना, 9th में पढ़ा है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए, दैट इज द स्टोमेटा। अब देखो, ये रहा आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रहा आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके जो बड़े बीन शेप्ड दिखते हैं इनको क्या कहते हैं? हम गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, है ना। तो जब भी आपका पानी, जब भी आपका वाटर इन्हीं गार्ड सेल्स के अंदर एंटर करने लग जाता है, व्हेन द वाटर एंटर्स इनटू द गार्ड सेल, तो ये गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, मोटू हो जाते हैं। और जब ये स्वेल हो जाते हैं तो ये बीच का जो, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ये स्टोमेटल पोर क्या होता है? ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है और इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू क्या होता है? पानी का लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है जब ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। आपका जितना भी पानी गार्ड सेल्स के अंदर एंटर किया था, जब ये गार्ड सेल्स के बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है, क्या निकलने लग जाता है? बाहर निकलने लग जाता है, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और जैसे ही वो श्रिंक होते हैं ये स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टोमेटल पोर को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका गैसियस एक्सचेंज और आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होता है। इससे रिलेटेड एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, तो भाई इसको प्रिपेयर कर लेना, मेरी गारंटी नहीं होगी अगर तुम लोगों ने नहीं प्रिपेयर किया तो। ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो भाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो टाइप का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लोग, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर सकते। वापस से वो लाइन दोहरा रही हूँ, फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म करने को हम कहते हैं खाना नहीं बनाना। खाना नहीं बनाने का मतलब ये नहीं कि हम किचन में जाकर के खाना बना रहे हैं, उसको हम नहीं कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये 3 तरीके से होते हैं, एक सैप्रोफिटिक, एक पैरासिटिक, एक होलोजोइक। सैप्रोफिटिक जो होता है इसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। दे फीड
ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जैसे कि हो गए आपके फंगस, ठीक है, जैसे कि हो गए आपके फंगस। अब इससे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना अपने बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो होते हैं आपके सेप्रोफाइट्स, जो कि यीस्ट हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपना खाना अपने बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसके न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म की, जिनको हम होस्ट बोलते हैं, जरूरत पड़ती है। ये आपके होस्ट की बॉडी के ऊपर या फिर होस्ट बॉडी के अंदर रह करके उनसे अपना न्यूट्रिशन चुराते हैं बिना उनको मारे। ऐसे ऑर्गेनिज्म विच गेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग देम इज नोन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म हो गए, कहते हैं ना मिट्टी मत खाओ कीड़े पड़ जाएंगे, तो वही कीड़े आपके पैरासाइट्स होते हैं। और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो आपके बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे कि जुएं हो गई। किसकी किसकी क्लास में जुएं हैं भाई, कौन सी ऐसी हैं, है ना, लाइस हो गई, क्या हो गई, लाइस हो गई, लीचेस हो गई, है ना, ये सब क्या हो गए, आपके एक्टोपैरासाइट्स हो गए, जो आपके बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, आपसे ही आपका न्यूट्रिशन चुराते हैं लेकिन आपको मारते नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में यहाँ पे सॉलिड फूड खाते हैं आपके ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, सॉलिड खाना खाते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, सॉलिड फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है, ठीक है। हर्बीवोर्स हो गए जो आपका घास फूस खाते हैं, कार्निवोर्स हो गए जो आपका मीट ईटर्स होते हैं, ओमनीवोर्स हो गए जैसे कि तुम लोग मैम का दिमाग भी खाते हो और खाना भी खाते हो, तो ओमनीवोर्स जो आपके प्लांट ईटर्स भी होते हैं और मीट ईटर्स भी होते हैं, जैसे कि डॉग तुम लोग हो गए, हमारे रिश्तेदार हो गए, खून चूसते रहते हैं, है ना, नहीं खून चूसने वाले तो हमारे पैरासाइट हो गए, है ना। चलो तो यहाँ पे एंड हो जाता है आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इस न्यूट्रिशन वाले पार्ट से 1 मार्कर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज द अमीबा। अमीबा कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, इसके प्रोसेस और इसका डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन का। इंजेशन का मतलब खाना खाना, आपका हम खाना मुंह से खा रहे हैं। उसके बाद इंजेशन के बाद उसकी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद उसकी बॉडी डाइजेशन के बाद उसकी बॉडी एब्जॉर्प्शन करती है, जो भी न्यूट्रिएंट जरूरी होते हैं उसको धीरे धीरे करके उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करके यूज करने लगती है, ठीक है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूज करने लगती है अपने ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। और इस प्रोसेस को जहां पे वो एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज करती है एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन यहाँ पे पूप करती है, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर देती है, इजेस्ट आउट कर देती है, जैसे कि तुम लोग सुबह सुबह पॉटी करने जाते हो, लाइक दैट। चलो तो भाई सबसे पहला प्रोसेस मैंने बताया इंजेशन का होता है। तो जब भी आपका अमीबा कोई भी फूड पार्टिकल को देखता है, कोई भी फूड पार्टिकल को आपके अमीबा ने देखा, तो वो एक फॉल्स फीड की फॉर्मेशन करता है, दैट इज द सूडोपोडियम। ये फॉल्स फीड की मदद से आपके खाने को उसने एनगल्फ कर लिया और एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। क्या कर ली उसने, खाने को एनगल्फ करने के बाद उसने एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर ली। ये फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन के बाद वो धीरे धीरे इसी खाने को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। डाइजेस्ट कर लिया उस खाने को, फिर एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो यूज कर रहा होता है एनर्जी, रिपेयर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने साइज को बढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे करके जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वो इजेस्ट आउट कर देता है। जो भी उसने खाना डाइजेस्ट नहीं किया होता है, अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको वो अपनी बॉडी से इजेस्ट आउट कर देता है। अब आपको एक बात पता है, जितने भी ये 5 मैंने प्रोसेस बताए आपको, ये सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में भी फॉलो होते हैं। कैसे, तो देखो भाई, हम खाना कहाँ से खाते हैं, हमारा खाना सबसे पहले एंटर करता है हमारे माउथ के अंदर। इसी माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है ना। टीथ क्या करते हैं, क्रशिंग ऑफ फूड करते हैं, हमारे फूड को क्रश करते हैं, क्रशिंग ऑफ फूड, खाने को क्रश करते हैं, ठीक है। हमारा जो टंग होता है, ये टंग जो होता है हमारे इसी फूड को मिक्स करता है हमारे सलाइवा के साथ, ठीक है। किसके साथ, सलाइवा के साथ। और क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, सलाइवरी
ग्लैंड्स। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो कि आपके स्टार्च का डाइजेशन करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। ठीक है, उसको माल्टोज में ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट करता है? डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया आपका माउथ। अब आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, और आपका डाइजेशन का प्रोसेस सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो डाइजेशन का सबसे पहले प्रोसेस आपका शुरू होता है माउथ से। ठीक है, माउथ में टीथ आपके फूड को क्रश करते हैं, टंग क्या करती है? इसी पूरे खाने को आपके सलाइवा के साथ मिक्स करती है, गीला करती है, वेट करती है उसको, और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करके उसमें प्रेजेंट होते हैं एंजाइम, दैट इज द सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है। अब ये खाना जो होता है हमारा क्या करता है? इसी खाने को हम बोलते हैं आपका बोलस। इसी खाने को हम बोलते हैं बोलस, जो आपके मुंह में प्रेजेंट होता है। यही बोलस जो होता है फिर हम निगलते हैं, क्या करते हैं? स्वॉलो करते हैं। और ये स्वॉलोइंग करने के टाइम पे ये ईसोफेगस जो होता है आपका, ईसोफेगस क्या करता है? एक टाइप का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करता है, पेरिस्टाल्सिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट परफॉर्म करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे अर्थवॉर्म का मूवमेंट होता है आगे पीछे वैसे करके, वैसे ही हमारी ये फूड कैनाल में ईसोफेगस के अंदर ये खाना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है? हमारे स्टमक के अंदर। अब ये खाना आपका कहाँ पहुंच गया? आपके स्टमक के अंदर पहुंच गया। अब देखो भाई क्या होता है आपके स्टमक के अंदर। तो अब होता है, देखो यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन कहाँ होता है? अब आपका होगा स्टमक में डाइजेशन। क्या क्या होता है? देखो, स्टमक के पास तीन क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो आपकी तीन चीजें सिक्रीट करता है। सबसे पहली सिक्रीट करता है HCl, जिसके दो काम होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड दूसरा काम होता है एक्टिवेट पेप्सिन, पेप्सिन को क्या करना? एक्टिवेट करना। ठीक है, दूसरा काम होता है इसका म्यूकस सिक्रीट करना। म्यूकस जो होता है आपका, वो आपके स्टमक की, आपके जो स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं, स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? HCl एसिड से। ठीक है, और तीसरा ये सिक्रीट करता है पेप्सिन एंजाइम, जो कि आपके प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब आपका एक्टिवेट हो गया था, अब इसने क्या किया? पार्शियल डाइजेशन किया आपके प्रोटीन का, और आपके पेट के अंदर जो खाना होता है उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। अब ये खाना क्या होता है? अब आपका खाना ये धीरे धीरे जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखो भाई क्या होता है, अब ये खाना कैसा था आपका? एसिडिक था, क्योंकि यहाँ पे HCl रिलीज हुआ था। ठीक है, क्या रिलीज हुआ था? HCl रिलीज हुआ था। तो तीसरे स्टेप में आपका खाना कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके एक्सेसरी ग्लैंड, मतलब यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसी से एसोसिएटेड रहते हैं दो एक्सेसरी ग्लैंड, दैट इज द लिवर आपका, और एक आपका पेनक्रियाज। ठीक है, अब आपका जो खाना आया होता है ना स्टमक से, वो काफी एसिडिक होता है, तो यहाँ पे आपके पेनक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, काम नहीं कर पाते। तो देखो भाई, फिर यहाँ पे काम होता है आपके लिवर का, जो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है आपके बाइल जूस को। क्या करता है? सिंथेसाइज करता है बाइल जूस को, और यही बाइल जूस स्टोर होता है इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, इन गॉल ब्लैडर, और यही गॉल ब्लैडर जब आपका खाना आता है तब आपके बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और यही बाइल जूस आपका दो प्रोसेस करता है, दैट इज द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, क्या करता है? पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाता है। क्यों? क्योंकि खाने को इसने क्या बना दिया? अब एल्कलाइन बना दिया। क्या बना दिया? एल्कलाइन बना दिया। एल्कलाइन खाने में, एल्कलाइन मीडियम में आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है ये लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को आपके स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा
प्रोसेस, ठीक है। ये हो गया आपके लिवर का काम। अब आपके पेनक्रियास के एंजाइम्स एक्टिवेट हो चुके हैं, तो अब आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स कुछ इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, जो फर्दर डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का। दूसरा प्रेजेंट होता है लाइपेज, जो फर्दर और आपका फैट का डाइजेशन करता है। और प्रेजेंट होता है एमाइलेज, जो फर्दर आपका किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। इतना सब होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम सिक्रीट होते हैं और फिर लास्ट में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा फाइनल डाइजेशन करता है। क्या करता है, पूरा फाइनल डाइजेशन करता है, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका जो ग्लूकोज होता है, जिसमें जो आपका ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट जो होता है आपका वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फाइनल प्रोसेस आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या मैम लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन होता है, बिल्कुल भी नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। लास्ट में फिर ये खाना रेक्टम पे पास जाता है और रेक्टम से एनस के थ्रू आपका ये इजेस्ट आउट हो जाता है। सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देते हैं, इजेस्ट कर देता है आपका एनस। और यहां से एंड हो जाता है आपका न्यूट्रिशन का टॉपिक, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक, जहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी ब्रीदिंग। तो भाई देखो, ब्रीदिंग क्या होती है, सबसे पहले नाक के अंदर हवा गई, ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इससे हमने सांस ली। ये नॉस्ट्रिल से हमारी जो हवा होती है या आपकी यहाँ पे नेजल कैविटी प्रेजेंट होती है वहां जाती है। नेजल कैविटी से ये हवा एंटर करती है आपके फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होती है, एक टाइप का कॉमन पैसेज होता है आपके खाने का और फूड का, सॉरी फूड और एयर का कॉमन पैसेज होता है। अब जो हवा होती है फेरिंग्स के बाद जाती है लेरिंग्स में, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लेरिंग्स जो होते हैं, अगर आप यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन समझ में आएगी। ये वाइब्रेशन किस वजह से हो रही है, लेरिंग्स की वजह से हो रही है। लेरिंग्स से ये आपकी हवा जाती है ट्रेकिया के अंदर, जहां पे प्रेजेंट होते हैं सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ट्रेकिया में सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करते हैं, उसको मदद करते हैं कोलैप्स से बचाने में। देखो, जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कुछ मॉन अमाउंट ऑफ एयर जो है, इतनी सारी हवा हमने बाहर छोड़ दी तो यहाँ पे पैसेज में ना हवा नहीं होती है। हवा ना होने की वजह से वैक्यूम बनता है और वो कोलैप्स हो सकता है। क्या हो सकता है, कोलैप्स। तो कोलैप्स करने से ट्रेकिया को बचाने में हेल्प कौन करता है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग जो ट्रेकिया में प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रेकिया जो होती है आपकी फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं प्लूरल में और ब्रोंकस बोलते हैं सिंगुलर में, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं सिंगुलर में। ये ब्रोंकाई फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स में एंड पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं एल्वियोलाई, जहां पे मेन आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, मेन आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड में से एल्वियोलाई में आ जाती है और एल्वियोलाई के अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में मिक्स होकर के हमारी पूरी बॉडी में क्या करवा दी जाती है, ट्रांसपोर्ट करवा दी जाती है। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग ऑफ एयर का पाथवे। देखो, अब यहाँ पे रेस्पिरेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है आपका ब्रीदिंग। क्यों, क्योंकि भाई रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम एक ऐसा प्रोसेस बोलते हैं जहां पे हम खाने का क्या करवा रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं। अभी आप लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे थे, इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जहां पे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये प्रोसेस आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स की मैं बात कर रही हूँ। कुछ बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। हमने क्या किया, इंस्पिरेशन किया, हवा अंदर ली
और एक्सपिरेशन लिया, बाहर हवा छोड़ दी। तो जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, ठीक है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी ये जो रिब केज होती है, हमारे जो फ्रंट का रिब केज होता है, ये बाहर मूव कर जाता है, आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव कर जाता है, बाहर के साइड मूव कर जाता है, जिससे क्या होती है, लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होता है डायफ्राम, जो ऐसे डोम शेप्ड होता है, इस तरीके से डोम शेप्ड हो जाए, ये ऐसा फ्लैटन हो जाता है, इस तरीके से क्या हो जाता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, और आपके जो रिब केज होते हैं ये आउटवर्ड मूवमेंट शो करते हैं, बाहर की तरफ बल्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और हमारी एयर जो होती है हमारे लंग्स के अंदर भर जाती है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, सांस हमने बाहर छोड़ी, तो ये क्या होता है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। डायफ्राम जो होता है, देखो डोम शेप्ड हो गया, अपनी वापस से शेप में आ गया, और रिब केज भी अपनी वापस से शेप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर होती है वो हम बाहर छोड़ देते हैं। तो ये हो गया पूरा आपका प्रोसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का। अब हमने यहाँ से जो ऑक्सीजन ली, अभी ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं कैसे, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है आपका ग्लूकोज का। ये जो ग्लूकोज है इसे साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में तोड़ा जाता है, और ये जो एनर्जी होती है ये होती है आपकी 2 ATP। क्या होती है, 2 ATP होती है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये पायरुवेट जो होता है 3 तरीके से ब्रेक डाउन होता है। सबसे पहला ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है ये, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पानी रिलीज होता है, और एनर्जी होती है रिलीज, दैट इज द 36 ATP। ये 36 और ये 2 ATP मिला करके, ये 36 और ये 2 ATP मिला करके 38 ATP ऑल टोटल रिलीज होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोसेस होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ये हमारे मसल सेल्स में होता है। अब ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस जो होता है तब होता है जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में यही पायरुवेट जो होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे सिर्फ 2 ATP रिलीज होते हैं, ठीक है। और थर्ड प्रोसीजर होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यीस्ट में प्रोसीजर होता है, जहां पे क्या रिलीज होता है, एथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और सिर्फ 2 ATP रिलीज होती है। और यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है। तो दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो भाई, अगर हम 2 पाथवे प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में आपका जाइलम जो होता है, आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है आपका वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये तो हो गई आपके प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन की बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जिसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारा पंपिंग ऑर्गन, दिल धड़कने दो, है ना। पंपिंग ऑर्गन के बाद होता है हमारा क्या, कैरियर कंपोनेंट। क्या होता है हमारा कैरियर कंपोनेंट, जिसे हम ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर कंपोनेंट, जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हमारा फ्लूइड कंपोनेंट होता है, जो कि हमारा ब्लड होता है। और हमारा डैमेज रिपेयर सिस्टम, ये भाई आपके ब्लड के अंदर ही इंक्लूड होता है। डैमेज रिपेयर सिस्टम, यहाँ पे प्लेटलेट्स की बात हो रही है। तो ये 3 सिस्टम आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आते हैं। ब्लड जो होता है आपके मोटर की तरह काम करता है। आपके पाइप में से जिसे पानी जाता है पंप होकर के, वैसे ही पंपिंग करने का काम हार्ट करता है, हार्ट बोल रही हूँ, हार्ट करता है। ब्लड का काम होता है आपके सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन को अलग अलग पार्ट्स तक लेकर के जाना, और वो आपके किस मीडियम के थ्रू फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो ब्लड वेसल्स से आपका एक क्वेश्चन आता है। बाकी
ब्लड के कंपोनेंट्स तो आपको पता ही है, मेजरली उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मेजरली आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में और बाकी सारे मिनरल्स और सामान के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो आपके फाइटर सेल्स कहलाते हैं, आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। और जब भी आपको इंजरी हो जाती है तो इस इंजरी में ब्लड की क्लॉटिंग करवाने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपके ब्लड वेसल्स पे। इससे डिफरेंस एक क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज क्या होती हैं। ये होती हैं आपकी 3 तरीके की ब्लड वेसल्स। तो आर्टरीज जो होती हैं आपकी थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी को पहचानने का तरीका होता है कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती है, उन सारी ब्लड वेसल्स को हम आर्टरीज बोलते हैं। और इनमें कोई भी वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती। वॉल्व्स का मतलब यहाँ पे ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है। जबकि ब्लड का जो प्रेशर होता है काफी हाई होता है आपके ब्लड वेसल्स में। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो ये थिन होती हैं, इलास्टिक वॉल्स, नॉन इलास्टिक वॉल्स होती हैं और ये मेजरली आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। वेन को पहचानने का तरीका होता है कि ऐसे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को इकट्ठा करके आपके हार्ट तक लेकर के आती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के आती हैं, उनको हम कहते हैं वेन्स। यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ब्लड का प्रेशर काफी लो होता है तो उसके पीछे बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसीलिए इनमें वॉल्स की प्रेजेंस रहती है। जबकि अगर हम कैपिलरीज की बात करें तो ये वन सेल से एक सेल से बनी हुई होती हैं, इतनी पतली होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों कैरी करती हैं, वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है और इसमें भी प्रेशर काफी लो होता है। कैपिलरीज इतनी पतली इसीलिए होती हैं क्योंकि इनका मेन काम होता है टिश्यू लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे चीजों का एक्सचेंज कराना, तो इजिली वहां पे एक्सचेंज हो पाए, इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफी पतली होती हैं, सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं आपकी। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है इसकी लेबलिंग पूछी जाती है, तो लेबलिंग अभी कर रही हूं, ध्यान से देख लेना। तो ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होता है आपका राइट वेंट्रिकल और ऊपर वाला पार्ट होता है राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये जो आपको जो ये दिख रही है ये होती है आपकी पल्मोनरी वेन्स, आपकी ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये होती है आपकी एओर्टा। ठीक है, ये बीच का जो पार्ट होता है ये होता है सेप्टम, जो आपके चारों चैम्बर्स को अलग अलग करता है और ये होती है आपकी वेना कावा। ठीक है, क्या होती है आपकी वेना कावा होती है। ठीक है, तो अब आपका हार्ट जो होता है ये 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर 4 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो थोड़े से पतले होते हैं, जबकि लोअर 2 चैम्बर्स आपके थिक होते हैं क्योंकि उनको ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना होता है। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है जो कि आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है आपकी ये भी एक्सेप्शन है आर्टरीज के केस में क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे हार्ट का स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको मैं बता देती हूँ क्या होते हैं, इसके बाद हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, दैट इज द डबल सर्कुलेशन, जो जिससे एक क्वेश्चन आना भाई पूरा कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, लिख करके ले लो। ठीक है, तो भाई देखो ये होती है आपकी मिट्रल वॉल जो आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेजेंस में बीच में प्रेजेंस होती है। तो ये वॉल्व जो होती हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। जब भी आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है तो ये बैकफ्लो ना हो जाए, उल्टा ना बहने लगे, इससे प्रिवेंट करने का काम मिट्रल वॉल्व का होता है। जबकि आपकी ये होती है राइट एट्रियम और ये होती है राइट वेंट्रिकल, जिनके बीच में प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसका काम होता है जब भी आपका ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो वो बैकफ्लो ना हो जाए, ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली ये थी आपकी पल्मोनरी आर्टरी और आपके राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वॉल्व, और आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और आपके एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होती है एओर्टिक वॉल्व। ये आपकी बुक में नहीं प्रेजेंट है बट मैंने बता दी, इनसे क्वेश्चन एज सच पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आपके डबल सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है,
डबल सर्कुलेशन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से ट्वाइस बार पास हो रहा है, दो अलग अलग सेपरेट स्ट्रक्चर में। एक बार वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और एक बार वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यही डबल सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन का यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना करके दिखा रही हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सपोज करो ये हो गया आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें ये हो गई आपकी लेफ्ट एट्रियम, ये हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गई राइट एट्रियम, ये हो गई राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स और नीचे प्रेजेंट होते हैं आपकी बॉडी। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? बॉडी प्रेजेंट होती है। तो देखो भाई, आपका पूरा का पूरा ब्लड सबसे पहले एंटर करता है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। आपकी ये पूरा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर इस तरीके से, और बॉडी से ये पूरा ब्लड निकल करके जाता है आपके राइट एट्रियम के अंदर, किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। और वेना कावा से राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से इस पूरे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है लंग्स तक। और ये कौन लेकर के जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है, जो कि आपका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब मैं एरोज बना रही हूं, ध्यान से देखना कि ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो लंग्स से आता है आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये लंग्स से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के जाती है? हमारी एओर्टा। ठीक है, और ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, ताकि बॉडी जो है आपकी इस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज कर ले। अब ऑक्सीजन को यूज करने के बाद जितना भी बॉडी ने हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होता है वो वापस से ब्लड के अंदर चला जाता है, और ब्लड से इस पूरे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कलेक्ट करके आपकी वेना कावा जो होती है आपके राइट एट्रियम में एंटर करती है। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाती है लंग्स तक। ठीक है, तो देख रहे हो, एक दो बार आपका ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, एक बार ऑक्सीजन रिच ब्लड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि कहां से मैम पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है और कहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट होता है आपके राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा था, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कौन सा ब्लड? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स में इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन वापस से हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है, जिसको पल्मोनरी वेन लेकर के आती है आपके लेफ्ट एट्रियम तक, और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लंग्स और पल्मोनरी आर्टरी और वेन इंक्लूडेड है। लंग्स से कनेक्टेड वर्ड के लिए हम पल्मोनरी यूज करते हैं। बात करें हम सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो भाई एंड यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम पे हुआ था। अब यही ब्लड आपका कहाँ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेके जाती है? एओर्टा, आपके पूरे के पूरे बॉडी के सिस्टम में। आपके फिर बॉडी ने क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी, ऑक्सीजन को यूज कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस से आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है, जिसको पूरा का पूरा वेना कावा कलेक्ट करके राइट एट्रियम तक लेकर के जाती है, और यहाँ पे एंड हो जाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसको सिस्टमिक इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमारी बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, चलो भाई, यहां से अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो है हम वो कैसे एक्सक्रीट करेंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैसे एक्सक्रीट किया जाता है। सो
व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम अपने बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। किसको रिमूव करते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, जो कि क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, आपका अमोनिया होता है, ये सारा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं। मेजरली हम यूरिया रिमूव करते हैं, ठीक है। और आपके इसी पूरे प्रोसेस को जहां पे हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में हम लोगों ने सबने पढ़ा है हमारी किडनी इन्वॉल्व होती है, लेकिन कुछ बहुत ऐसे एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया या स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन भाई? किडनीज तो हमारी मेजर हो गई, लंग्स भी होते हैं जो कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्किन स्वेट करती है, क्या करती है? स्वेटिंग करती है, जिसमें से आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या होता है? एक्सक्रीट होता है। और आपका लिवर जो होता है, आपका जितना भी बॉडी में अमोनिया बना होता है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका लिवर। तो इसीलिए इनको एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, क्योंकि मेन लिवर के साथ साथ ये भी मदद कर रहे होते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में, ठीक है। अब एक्सक्रीशन प्रोसेस में जो आपका डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो पूछा जाता है, दैट इज द किडनी शेप्ड आपकी बीन शेप्ड किडनीज आपकी, जिसमें से आपके इस तरीके से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर्स निकल रहे होते हैं। ये यूरेटर्स कनेक्टेड रहते हैं आपकी यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर का एंड पार्ट होता है आपका यूरेथ्रा। किडनी जो होती है उनके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है, दैट इज नेफ्रॉन, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए। ये सारी यूरिन को कलेक्ट करके फिर यूरेटर जो होता है यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आता है, जिसको वो कुछ टाइम के लिए स्टोर करती है, और फिर हमको जब जोर से सुसु लगती है तो हम सुसु के लिए दौड़ते हैं, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू आपका जो भी वेस्ट मटीरियल है एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला आपको नेफ्रॉन के बारे में, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है एग्जाम में। आपका कोई खाली स्लाइड नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। एक खाली स्लाइड में आपको पूरा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन के साथ साथ आपका यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप भी बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ये इस तरीके से यू शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमैन कैप्सूल। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये क्या होती हैं? आपकी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये आपका बोमैन कैप्सूल फर्दर आपका एक्सटेंड होता है इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको अभी मैं लेबल करके दिखाऊंगी। फिलहाल अब अभी इतना देख लो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका नेफ्रॉन का डायग्राम। बिल्कुल सेम ऐसा डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो उसको लेबल कर लेते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये होता है ग्लोमेरुलस। ये क्या होता है? आपका ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये होता है आपका बोमैन कैप्सूल। क्या होता है? ये आपका होता है बोमैन कैप्सूल। ये होता है आपका पीसीटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, कुछ भी बोल लो। ये होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी, और ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। क्या होती है? ये होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो जितना भी ब्लड है आपका वो यहां से एंटर करता है। अब आपके ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट है, यूरिया, ग्लूकोज, पानी, आयंस, सॉल्ट, ये सब कुछ आपका छन्नी की तरह, जिससे हम चाय छानते हैं, उस छन्नी की तरह ग्लोमेरुलस में से निकल करके आपके ग्लोमेरुलस से निकल करके कहाँ एंटर करता है? आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर। बोमैन कैप्सूल से ये पूरा फिल्टर जाता है आपके पीसीटी के अंदर, जहां पे यूरिन फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप होती है, दैट इज द ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन की, ठीक है। अब मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि अगर आपका फोन रास्ते पे गिर जाएगा तो उसको वापस उठाओगे नहीं,
उठाओगे, कॉमन सेंस ही बात है। सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज, आयंस, सॉल्ट, पानी ये जरूरी होते हैं जो गलती से फिल्टर हो गए थे ग्लोमेरुलस में। तो इसको क्या करता है, पीसीटी जो होता है आपका वापस से रीएब्सॉर्ब कर लेता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं टिब्यूलर रीएब्सॉर्प्शन। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका लास्ट प्रोसेस, दैट इज द टिब्यूलर सिक्रीशन का। ठीक है, क्या आता है लास्ट में, आता है प्रोसेस आपका टिब्यूलर सिक्रीशन का, जिसमें ध्यान से सुनना क्या होता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम में जो आपको ये ब्लड कैपिलरीज दिख रही है, ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आयन से सिक्रीट करती हैं, आयन से सिक्रीट करती हैं, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, कहाँ पे, आपके इन्हीं लूप्स के अंदर। ये जो लूप ऑफ हेनले और डीसीटी है, इसी के पैरेलल में बगल बगल में कैपिलरीज होती हैं जो इनके अंदर आयन से सिक्रीट करती हैं, ताकि हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, हमारी बॉडी के अंदर आयंस की कमी ना हो। तो ये बनाने के लिए ये थर्ड स्टेप होता है, दैट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। और इस तरीके से हमारी पूरी यूरिन जो होती है फॉर्म हो जाती है, जिसमें मेनली आपका यूरिया प्रेजेंट होता है, जिसको कलेक्ट करके ये कलेक्टिंग डक्ट पोर कर देती है, कहाँ पे, आपके यूरेटर में, यूरेटर इसको यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन का और नेफ्रॉन का डायग्राम साथ में पूछा जाता है, पढ़ लेना अच्छे से। लास्ट में इसी में प्रोसेस आता है आपका हीमोडायलिसिस का। हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखो जो भी ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी खराब हो गई होती है, उनमें किया जाता है ये हीमोडायलिसिस का स्टेप, जिसमें क्या होता है, आर्टीरियल साइड से, आर्टरी के साइड से ब्लड को पंप किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी में, जिसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज द डायलाइजिंग फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है ब्लड की तरह, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होता है ब्लड की तरह, बट हमारे ह्यूमन ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, ये डायलाइजिंग जो फ्लूइड होता है आपका, इसके अंदर बस आपका यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, बाकी सब एकदम सेम टू सेम ब्लड की तरह होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो जब भी आपका ये डायलाइजिंग फ्लूइड से आपका खून पास होता है उस किडनी पेशेंट का, तो आपके ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, और आपका ब्लड क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। इसी ब्लड को वापस से पंप कर दिया जाता है हमारे वेन के साइड से, और इस तरीके से किडनी पेशेंट में डायलिसिस वाली प्रोसेस की जाती है, जिसको हम हीमोडायलिसिस, ब्लड का डायलिसिस, ब्लड को क्लीन करना बोलते हैं, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को निकालना बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हीमोडायलिसिस का पूरा स्टेप। लास्ट में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला करते हैं वो गैसियस वेस्ट, जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन भी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू आपके प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। आपके प्लांट्स में जो है बार्क में लेंटिसिल्स नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहां से वो गम्स, रेजिन्स जैसे वेस्ट सिक्रीट करते हैं। आपने हींग पढ़ी है, हींग एसाफोइटिडा जो मम्मी आपके खाने में डालती है, वो भी आपका प्लांट वेस्ट होता है। प्लांट के लिए वेस्ट है लेकिन हमारे लिए यूजफुल है। उसी तरीके से प्लांट क्या करता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उनको लीफ में स्टोर कर देता है। लीफ में स्टोर करके फिर लीफ हमारी क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है, और इस तरीके से प्लांट अपना पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। So here is your homework question, जो मुझे स्पेशली सब के सब बच्चे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना भूलेंगे नहीं। एंड बस जाते जाते क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सॉरी, ये तो इंस्टाग्राम दिखा रही हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि जब भी आपका सेशन लाइव हो आपको अपडेट मिल जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, जहां पे आपको एकेडमिक कंटेंट भी मिलेगा। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि जाते जाते आप क्या कर रहे हो, सेशन को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।